अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फाइनेंस का एक सेशन स्टार्ट किया था। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फाइनेंस आपको बताया था बेसिकली फाइनेंस के पिलर्स हैं, मींस फाइनेंस की थेरीज हैं विच आर 12 इन नंबर, जिसमें से एक हमने कल डिस्कस कर ली थी जो कि थी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट। आज दूसरी थ्योरी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपकी पोर्टफोलियो थ्योरी। पोर्टफोलियो थ्योरी जी जनरेट कहाँ से हुई? कहते हैं 1952 इन 1952 हैरी मार्कोविट्स यानी कि 1952 में हैरी मार्कोविट्स ने एक आर्टिकल पब्लिश करवाया था, एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल की एक फ्रेज जो कि ये थी, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये फ्रेज जो थी ये पोर्टफोलियो थ्योरी की बेस बनी। अच्छा, इस फ्रेज का इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, फाइनेंस के लिहाज से क्या लिंक बना? कहते हैं डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। वैसे तो इसका लफ्जी मतलब बनता है कि अपने सारे के सारे अंडे एक बास्केट में ना रखें, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें तो इसका मतलब बनेगा कि अपना सारी का सारा जो कैपिटल है, अपना सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिंगल एसेट में ना करें, बल्कि इसको पोर्टफोलियो की फॉर्म में करें। पोर्टफोलियो की फॉर्म में करें, सिंगल एसेट में ना करें, क्या मतलब हुआ जी? अच्छा, मीन्स अगर आपके पास लेट्स से 1 मिलियन रुपीज़ हैं और उस 1 मिलियन रुपीज़ को आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सारे के सारे एक कंपनी में लगा दो या उसको डाइवर्सिफाइड कर दो। डाइवर्सिफाई करके कुछ पोर्शन एक कंपनी में, फिर कुछ पोर्शन दूसरी में, फिर कुछ पोर्शन तीसरी कंपनी में, ऐसे लगा दो। अच्छा, अगर आप पहले ऑप्शन को अडॉप्ट करते हो, फर्स्ट ऑप्शन को, यानी कि सारे का सारा एक ही कंपनी में लगा देते हो, होल अमाउंट इन वन कंपनी या इन वन सिक्योरिटी, एक ही कंपनी में, एक ही सिक्योरिटी में लगा देते हो, तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगर आपको किसी तरह का आपकी कंपनी को लॉस हुआ तो आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है जी? दूसरा ऑप्शन है कि उसको डाइवर्सिफाइड कर दो, डाइवर्सिफाइड योर इन्वेस्टमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड कर दो। डाइवर्सिफाइड का क्या मतलब है कि कुछ पोर्शन कहीं पे लगाएं, कुछ पोर्शन कहीं पे लगाएं, कुछ पोर्शन कहीं पे लगाएं। ठीक है, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक ही एसेट में ना करें। इसका क्या फ़ायदा होगा जी डिवर्सिफिकेशन का? यही बात कह रही है पोर्टफोलियो थ्योरी कि अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाइड करें, सारे के सारी इन्वेस्टमेंट एक ही कंपनी में करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन का क्या फ़ायदा होगा जी? देखिए, पहली बात तो ये, जैसे जैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड करते जाते हैं वैसे वैसे उसके रिस्क जो है वो मिनिमाइज होता जाता है, उसका रिस्क कम होता जाता है। ठीक है, और साथ में उसका जो रिटर्न है ना, दो ही फैक्टर देखे जाते हैं, या रिस्क या रिटर्न का। उसका जो रिटर्न है वो आपका बढ़ता जाता है, क्योंकि इसमें वेटेड एवरेज रेट जो हम वो यूज़ करते हैं, वेटेड एवरेज रिटर्न यूज़ होता है। तो इससे फिर हमारा रिस्क कम होता जाएगा और हमारा जो एवरेज रिटर्न है, वेटेड एवरेज रिटर्न, वो बढ़ता जाता है डाइवर्सिफिकेशन जैसे जैसे हम करते जाते हैं। अब रिस्क मैंने कहा है मिनिमाइज होता है। रिस्क कौन सा मिनिमाइज होता है? रिस्क तो बेसिकली दो किस्म का होता है ना, एक आपका होगा सिस्टमैटिक रिस्क, और दूसरा है आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क। जो सिस्टमैटिक रिस्क है आपका, वो तो बेसिकली आपके सिस्टम का हिस्सा है, वो तो आपके सिस्टम का ही हिस्सा बन गया है, तो इसको तो आप किसी सूरत भी मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये अदर फॉर्म में हम कहते हैं इसको बीटा,
इसको आप मिनिमाइज़ नहीं कर सकते, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई स्पेसिफिक टूल ही नहीं है जिसके ज़रिए से सिस्टमेटिक रिस्क को कंट्रोल किया जाए। जबकि अनसिस्टमेटिक जो रिस्क है ना, वो इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क है, इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क है। इसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। किस तरह कर सकते हो, बताया डाइवर्सिफिकेशन के ज़रिए। जैसे जैसे आप अपने एसेट्स को, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते जाएंगे, आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क मिनिमाइज़ होता जाएगा। ठीक है जी। और इसके बाद जी, सिस्टमेटिक रिस्क नहीं आपका हो सकता डाइवर्सिफाइड, नहीं इसको मिनिमाइज़ कर सकते। अनसिस्टमेटिक रिस्क को आप डाइवर्सिफाइड भी कर सकते हैं और मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं जी कि हमने डाइवर्सिफिकेशन के लिए जो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सिक्योरिटीज़ जो हमने चूज़ करनी है वो किस तरह से चूज़ करनी है। उसके लिए एक बात काबिल गौर है, कोवेरिएंस। यानी कि आपको वो सिक्योरिटीज़ चूज़ करनी पड़ेंगी जो आपस में नेगेटिवली को रिलेटेड हों। नेगेटिवली को रिलेटेड आप सिक्योरिटीज़ चूज़ करोगे अपने पोर्टफोलियो के लिए। नेगेटिवली कोरिलेटेड या कोवेरिएंस का क्या मतलब हुआ? कोवेरिएंस होता है हाउ द चेंज ऑफ वन वेरिएबल रिलेट टू अदर, कि अगर एक सिक्योरिटी में चेंज आता है, एक सिक्योरिटी की परफॉर्मेंस में चेंज आता है, तो उससे दूसरी सिक्योरिटी की परफॉर्मेंस में क्या इफेक्ट होता है। नेगेटिवली कोरिलेटेड का क्या मतलब है, यानी ऐसी सिक्योरिटीज़ चूज़ करें जिसका अगर एक का रिटर्न बढ़ रहा है तो दूसरी का कम हो, दूसरी का बढ़े तो पहली का कम हो, यानी कि दोनों आपस में नेगेटिवली कोरिलेटेड हों। देखें, हाँ, देखते हैं कौन से दो सेक्टर ऐसे हैं जो आपस में नेगेटिवली कोरिलेटेड करते हैं। लेट्स से वूल इंडस्ट्री और कॉटन इंडस्ट्री है, तो बेसिकली दोनों ही आपकी कपड़े की इंडस्ट्रीज़ है ना, क्लॉथ्स रिलेटेड हैं। लेकिन वूल इंडस्ट्री का बिजनेस कब फ्लरिश करता है? सर्दियों में। ऐसा ही है ना, सर्दियों में, क्योंकि वूल की मांग जो है वो सर्दियों में ज़्यादा बढ़ती है। जब इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, यानी वूल इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस अप जाएगी, इसका रिटर्न बढ़ेगा, तो कॉटन इंडस्ट्री का रेट कम होगा, क्योंकि तब कॉटन के कपड़े की डिमांड कम होगी। ठीक है जी। ये दोनों जो सिक्योरिटीज़ होंगी, वूल इंडस्ट्री की सिक्योरिटी और कॉटन इंडस्ट्री की सिक्योरिटी, ये परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेट है आपस में। ठीक है जी। इनका कोवेरिएंस जो है वो आपस में नेगेटिव है। अच्छा, इसमें रिस्क को मेजर करने के लिए हैरी मार्कोविट्स ने जो टेक्निक्स दी वो थी मेजरमेंट ऑफ रिस्क की। आज भी यही यूज़ होती हैं, मेजरमेंट ऑफ रिस्क। जो हैरी मार्कोविट्स ने तब जो इसके मेजर्स दिए हैं रिस्क को मेजर करने के लिए, वही आज यूज़ होते हैं। इसमें आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, वेरिएंस के बाद है आपका कोवेरिएंस। ठीक है जी। यही मेजर्स यूज़ किए जाते हैं सिक्योरिटीज़ को जज करने के लिए। ले जी, आज हमने पोर्टफोलियो थ्योरी डिस्कस की। ठीक है, इट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ एक और थ्योरी के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।